तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्वेरियन ऑफिशियल्स में। मैं हूं शुभम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एक्वेरियन ऑफिशियल्स। और आज हम क्लास 12 का सेकेंड लेक्चर डालने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का। सुनो, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि हमने देखा था कि ये अर्थ पे हमारी जो स्पीशीज कंटिन्यू कर रही है, ये जो हम स्पीशीज देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं या फिर क्या कारण है। तो अल्टीमेट पॉइंट हमको ये मिल रहा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने नंबर्स यहाँ बनाए रखने हैं, अपनी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बनाए रखनी है, तो उसको लगातार रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, एक बात ये ध्यान देंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जिंदा रहने के लिए कोई ऐसा नहीं है, लिविंग रहने के लिए हमको करना जरूरी है, बट ऐसा है कि अगर हमको इस अर्थ पे अपनी स्पीशीज को बनाए रखना है, ठीक है, तो हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अदरवाइज रिप्रोडक्शन की कोई आवश्यकता जरूरी नहीं है कि अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हो तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, तो आपको एक खुशी खुशी की बात बता दें, हमने ढेर सारे मार्कर लेके आए हैं अलग अलग कलर के, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक। तो रिप्रोडक्शन पिछले टाइम पे ही हम लोगों ने कितने टाइप के देखे थे? 2 टाइप के देखे थे, ठीक। पहला क्या था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। क्लियर है? यही 2 चीजें देखी थी। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली ना हम थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देंगे कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, मतलब पहले सबसे छोटा जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कैसे आपका रिप्रोडक्शन कर रहा होगा। उसके अलावा क्या होगा कि जितने भी जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे ना, मतलब हम क्लासिफिकेशन के बेस पे वैसे वैसे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये भी देखते चले जाएंगे। चलो, बात कर रहे थे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। छोटा सा ही है बट थोड़ा सा हम डिटेल ही पढ़ने वाले हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन हम ना छोड़ें, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। दूसरी चीज क्या होगी? अभी आगे चल के ना अभी और सारे पॉइंट भी मिलेंगे, बट जनरल पॉइंट हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर इसके ज्यादा पॉइंट जैसे आप कहेंगे कि सर इसके अलावा ये भी तो है, ये भी तो है, तो बेटा लास्ट में जाके जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो उसकी समरी तैयार करते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और किसी भी गैमीट फॉर्मेशन का नामो निशान नहीं होता है। गैमीट फॉर्मेशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक। अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब गैमीट बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर गैमीट ही नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमको देखने को ये मिलता है कि इसमें कोई वेरिएशन विशेष नहीं आती है। हर अगली जनरेशन क्या होगी? एकदम जैसे पहले जनरेशन थी वैसे ही, मतलब उस जैसे जैसे कैरेक्टर थे सेम टू सेम वैसे ही कैरेक्टर अगली जनरेशन में आती है। ना ही इसमें कोई ऐसी चीजें होती हैं कि नया हाइब्रिड बन के तैयार होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट जनरेशन विल बी नेक्स्ट generation will be cloned, समझ रहे हो। और या फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी? क्लोन होगी। अब ये क्लोन क्या होता है भाई? क्लोन जो है वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली, ठीक। क्लोन क्या होते हैं? जो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के सिमिलर हो, मतलब जिनका जीन भी और जिनके जीन के कैरेक्टर भी वैसे ही हैं और एकदम दिखते भी अपने ही पेरेंट जैसे हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो, 2 कॉपी जैसा। जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर टू इट्स
पेरेंट। समझ रहे हो? तो जो क्लोन होते हैं वो जेनेटिकली या मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं, मतलब एकदम एकदम उसके जैसे ही दिखते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब पिछले क्लास 11th में क्या सीखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई और कैसे किया गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कितने किंगडम थे और सभी किंगडम की क्या खास बात थी, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता था? 5 किंगडम होते थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और ठीक। जनरली इन चारों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है जनरली। समझ रहे हो? इन चारों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है, जबकि एनिमेलिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर है। मतलब कहाँ आप देखोगे, ऐसा कहीं मिलता नहीं है, हमको तो नहीं याद है। ठीक है, याद भी है तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो हम कह दें मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब किंगडम है भाई। ये इन सभी किंगडम में क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉमन है। इसमें से भी मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरन क्या होते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। मोनेरन क्या है? ये प्रोकैरियोट है, मोस्टली सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट है, मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं। इसके बाद सारे सारे यूकैरियोट है बट सिंगल सेल से ज्यादा। ठीक है, कभी कभी सिंगल सेल कह सकते हैं बट बहुत रेयर पाए जाते हैं। समझ रहे हो? ये कैसे है? प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल है। इनमें क्या होता है, ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि अगर ये डिवाइड हो गए, तो सिंगल सेल अगर डिवाइड होती है, जैसे ही सिंगल सेल डिवाइड होगी तो 2 नए सेल बनके तैयार होंगे। तो ये जो इनका डिवीजन है, सिंगल सेल का डिवीजन जो ही है, ये माइटोसिस डिवीजन होती है जनरली, जिससे हमारे जीन के या फिर क्रोमोसोम के कोई डिफरेंस नहीं आते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम तो फ्रेक होता है ना, मतलब ट्रू क्रोमोसोम पाया नहीं जाता, फॉल्स क्रोमोसोम होता है। बस ऐसे ही एक स्ट्रैंड पड़ा रहता है, वही जाके बाद में डिवाइड हो जाता है, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से हो या फिर जैसे भी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो उनका सेल डिवीजन ही एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब उनका सेल डिवीजन ही कहते हैं, जैसे ही वो डिवाइड होते हैं और देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक, मान लो एक सिंगल सेल है ऐसा कुछ, जब इसको डिवाइड होना है, अगर ये मियोसिस होती है तो इसके क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। अगर मियोसिस नहीं होती है, हमने जनरली क्या देखा है? माइटोसिस। और ये कैसा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये माइटोसिस से डिवाइड होती है। माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद 1 2, ये 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब एक माइटोसिस के बाद 2 ही सेल बनती है। अगर आपको नहीं पता तो 11th में जाके दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। बट वैसे एक माइटोसिस में 2 ही सेल बनती है, जिसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर बराबर होते हैं। ठीक, अब वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये आप समझिए। ठीक, अगर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो ये जो अगला सेल बन रहा है, ये खुद में भी एक ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा। ये अगला सेल है, ये खुद में भी एक ऑर्गेनिज्म होगा। अगर ये सरवाइव कर गए तो क्या देख लो, ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जो टाइप ऑफ डिवीजन है, तो क्या सेल डिवीजन ही काम करता है यहाँ पे कैसे? रिप्रोडक्शन के जैसे नहीं। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन के जैसे काम करता है, और सेल डिवीजन से ही इनकी क्या हो जाएगी? अगली जनरेशन तैयार हो जाती है। तो ये भी कह सकते हैं ना, देखो अगर ये डिवाइड होकर 2 नई सेल बन गई तो क्या कभी इनकी डेथ होगी? ऐसे में
मतलब अभी ये फिर आगे जाके डिवाइड होके अभी 2 सेल, आगे जाके डिवाइड होके ऐसे 2 सेल। तो इनकी जो है हम कह सकते हैं ना कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, वो अमर होते हैं, क्योंकि उनकी डेथ तो होनी नहीं है। वैसे अगर हार्श कंडीशन नहीं आई तो ऐसे में तो ये क्या कर गए, डिवाइड करके अगली 2 सेल बना लिया, फिर डिवाइड करके अगली 2 सेल बना लिया, तो इनका एग्जिस्टेंस लगातार बना रहता है और साथ ही साथ ये कभी मरते नहीं है। तो एक जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, सेल डिवीजन ही उनके रिप्रोडक्शन का मोड है। एक तरीके जैसे ही वो डिवाइड होते हैं तो वो एक तरीके से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, बार बार ये बात हो गई। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमको अगला पढ़ना है बाइनरी फिजन। क्या पढ़ना है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किन में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा में कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। और इसके अलावा पैरामीशियम, ठीक, अमीबा में और पैरामीशियम में। इसमें क्या होता है बाइनरी फिजन में? क्या होता है बाइनरी फिजन में? मान लो अभी अमीबा का थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अमीबा हो गया, इसकी न्यूक्लियस, ठीक। अमीबा को डिवाइड होना है, कहाँ से डिवाइड होना है ये पता चल गया इसको। इसकी न्यूक्लियस थोड़ी बड़ी हो रही है, ध्यान से देखना, न्यूक्लियस बड़ी हो गई, दिख रहा है? इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगी और अमीबा का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पिचकने लगता है, दिख रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड कर गई, न्यूक्लियस डिवाइड कर गई और इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करने लगेगा बीच में से, और फिर यही बीच में से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 2 अमीबा को, ऐसा अभी तो सिंगल अमीबा है ना, अभी ये जो 2 न्यूक्लियस लेके एक सेल और ये 2 न्यूक्लियस लेके एक अलग सेल, तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। अभी इसमें अमीबा में जरूरी नहीं है कि ऐसे ये इधर से ही हो, इधर से भी पिचक सकता है, किसी भी प्लेन से वो पिचक सकता है। और अमीबा किसी एक प्लेन में तो आती नहीं है, अमीबा एक 3D स्ट्रक्चर है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी हमने ये देख लिया कि बाइनरी फिजन कैसा होता है। फिलहाल पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, हमेशा उसमें ऊपर के तरफ से ऐसे अलग होते हैं। पैरामीशियम कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से अलग जाते हैं, ठीक है, दिख रहा है? नोट कर लो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगला है बडिंग। बडिंग, सुनो, चिंटू स्कूल से बाइनरी फिजन पढ़ के आया, ठीक। चिंटू स्कूल से क्या पढ़ के आया? बाइनरी फिजन पढ़ के आया। उसको चीजें समझ में आई नहीं, बाइनरी फिजन सर क्या होता है, बाइनरी फिजन मुझको नहीं समझ में आया। घर पे आके रो रहा है, पापा मुझे बाइनरी फिजन नहीं समझ में आया। पापा कह रहे बेटा देखो, बाइनरी फिजन ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जो आधे आधे से अलग हो जाता है, वही बाइनरी फिजन हो जाता है। बट उसके पापा एक चीज मिस कर गए। बोलो क्या? अगर आपको भी पता है क्या मिस कर गए तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि चिंटू के पापा क्या मिस कर गए। क्या सिर्फ सेल का डिवाइड होना ही बाइनरी फिजन कहलाता है? कमेंट में मेंशन कर दीजिए, बाकी अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगा, ठीक। चलो, बडिंग क्या है? बडिंग में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, उसके कहीं एक कोने से गांठ जैसी निकलनी शुरू होगी। ये गांठ क्या करेगी, धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़े होते होते एक समय ऐसा आएगा कि एकदम कुछ ऐसा हो जाएगा और ये इससे अलग हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हम अलग करके बनाते हैं, कलर चेंज करते थे तो अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मार्कर लेके आए कलरफुल, यूज क्यों नहीं करेंगे। ये देखो, दिख रहा है? तो ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म जैसा डेवलप होके ये क्या हो गया, पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, ठीक है। ये क्या था जो निकला था छोटा सा, ये बर्ड, और ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी है,
ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी है और ये बड है। ये बड क्या है, अपने पेरेंट बॉडी से निकल के अलग हो जाता है बाद में, और ये खुद भी एक इंडिपेंडेंट, जैसे ही अलग हो गया ये एक इंडिपेंडेंट लिविंग बॉडी हो गई, जैसा इसके पेरेंट का था एकदम उसका क्लोन हो गया। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जो इसको हम क्लोन नाम देते हैं। समझ रहे हो, ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल इन मीन्स कि हर टर्म में वो अपने पेरेंट के जैसे ही होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। ठीक, अच्छा नोट कर लो, इसके अलावा क्या है कि बडिंग पाई किस में जाती है। तो बडिंग का एग्जाम्पल है जो हमको जानना है वो है ईस्ट, नहीं दिख रहा, बडिंग का एग्जाम्पल नहीं दिख रहा, अभी दिखाते हैं बडिंग का एग्जाम्पल। ये देखो बडिंग का क्या एग्जाम्पल है, ईस्ट, ईस्ट में पाई जाती है। नोट कर लीजिए, हेडिंग डालो अमीबा। अमीबा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मोड नहीं है, लेकिन अमीबा में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि अमीबा जनरली बाइनरी फिजन से क्या होगा, अमीबा जनरली किससे, बाइनरी, ओहो, बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। ठीक, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब। ठीक, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं रह गई, ऐसी कंडीशन बन गई इन्वायरमेंट में कि अगर ये अमीबा खुद ही सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम ये बाइनरी फिजन नहीं करता। उस टाइम अमीबा क्या करता है, ये देख लो, मान लो ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसके बाहर 3 लेयर लगती। कितनी लेयर, एक हो गई, 2 और 3 लेयर। ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा 3 लेयर की एक कवरिंग फॉर्म होती है। ये जो 3 लेयर की कवरिंग है इनको बोलते हैं सिस्ट। इनको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। अब ये अमीबा इसी, देखो ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशंस टेक्स प्लेस। ये कब हो रहा है, जब कंडीशन अनफेवरेबल है तब। अमीबा अपने आप को क्या करेगा, किसी एक सिस्ट में ढक लेता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनसिस्टेशन। ऐसा सुन लो, ऐसा देख लो, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ये अमीबा है और अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने इंसिस्टेशन किया। इंसिस्टेशन करने के बाद अमीबा क्या हो गया, एक किसी सिस्ट में ढक गया। इससे क्या होगा कि वो अब उस कंडीशन के बाहर, अब वो उस कंडीशन से ना अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, और तब तक आइसोलेट कर लेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनसिस्टेशन। और ये ध्यान देंगे, ये सिस्ट कितने लेयर की है, 3 लेयर की है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कितने लेयर की है, 3 लेयर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लेयर आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, बट चांसेस है कि ये यहां पे क्वेश्चन बने। क्लियर है, तो सर इससे रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है ना, अमीबा को ये तो सरवाइव करने वाली बात हो गई। नहीं भाई, रिप्रोडक्शन से लेना देना है, इतना नोट करिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या होगा, ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा 3 लेयर तब तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगी, फेवरेबल कंडीशन। वैसे ऊपर लिखा है फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी, इसी सिस्ट के अंदर, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया ना, सिस्ट बनाए 1 और 2 और 3 लेयर हो गई, 3 लेयर की हो गई सिस्ट। और इसके अंदर अमीबा क्या होंगे, उस टाइम मल्टीपल फिजन से डिवाइड करते हैं, और ढेर सारी अमीबा इसके अंदर ऐसा स्पोर्स के जैसे ऐसा, देख रहे।
तो जैसे ही ये सिस्ट, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही अमीबा अंदर क्या करेंगे, ढेर सारे डिवाइड होके, ढेर सारी बाइनरी फिजन करके, ऐसे मल्टीपल फिजन करके ऐसे ढेर सारे हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि कि अमीबा जो है इसमें पूरा फंस जाएगा और एकदम से ये सिस्ट फटने को होता है। और फिर एक समय ये सिस्ट फिर फट जाएगी और जैसे ही ये सिस्ट फटेगी वैसे ही ढेर सारे अमीबा लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ये देखो, जैसे ये सिस्ट फटेगी वैसे ही ढेर सारे अमीबा लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अभी जब ये फट जाती है, जैसे ही ये रप्चर होगी सिस्ट, इस रप्चर मतलब वो जैसे ही ये रप्चर हो रही है, मतलब ऐसा सिस्ट बना हुआ है, ऐसा सिस्ट बना हुआ है और अभी ये ऐसे रप्चर हो जानी, ऐसे ऐसे सिस्ट ऐसे रप्चर हो जानी। बस इस रप्चर वाले प्रोसेस को जैसे ही अमीबा बाहर निकल रहा है, इसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? नोट कर लो, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में बताना। ये जो आपका बन रहा है ना, ये ढेर सारा अमीबा बन रहा है, ये मान लो, अरे यार ठीक। तो अमीबा जनरली क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है और जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, उसके सर्वाइव के लिए हार्श हो जाती है या फिर वो उसके लिए अच्छी नहीं है रिप्रोडक्ट, उस टाइम वो बाइनरी फिजन नहीं कर सकता। अगर बाइनरी फिजन किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि अमीबा सिस्ट बनाएगा, ये तो हमने देख लिया 3 लेयर की होती है वगैरह वगैरह। बट ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, जो फट के बाहर निकल रहे हैं ना स्पोरुलेशन में, इनको ये छोटे छोटे जो अमीबा बन रहे हैं, इनका क्या नाम होगा? इनका नाम होगा सूडोपोडियोस्पोर। क्या नाम होगा? सूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सूडोपोडियोस्पोर। और इसमें इस इन्फेस्टेशन में ये भी इंपॉर्टेंट था कि ये सिस्ट कितने लेयर की है? 3 लेयर की है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं, तो नोट कर लीजिए। जैसे ही ये सूडोपोडियोस्पोर बाहर निकलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये अपने अपने अलग अलग अमीबा में डेवलप करके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की मोनेरा की, प्रोटिस्टा की। अब हम बात करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई में क्या होता है। किंगडम फंजाई में बहुत सारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या है? किंगडम फंजाई, या फिर हम कहें जनरली सिंपल प्लांट्स में। सिंपल प्लांट्स में जैसे अलगा में, किसमें? अगला कर देते हैं ना, किसमें? एल्गी में। कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे। तो ऐसे ही ढेर सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो अभी यहाँ पे हम सारे लिखने वाले हैं, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली करके याद कर लीजिए। ठीक, ये चारों स्ट्रक्चर है जो हमारे एनसीईआरटी के फिगर में भी दे रखे हैं, और एनसीईआरटी के फिगर के साथ साथ हमको ऐसे पूरे पैरा में भी दे रखा है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जब हम जनरली सिंपल प्लांट्स में देखते हैं तो सिंपल प्लांट क्या करते हैं, सिंपल प्लांट भी कहीं कहीं ज्यादा हायर प्लांट्स नहीं, या फिर ज्यादा हायर एनिमल्स भी नहीं, छोटे एनिमल्स कह सकते हैं। और सिंपल प्लांट्स भी ऐसे हैं जो जनरली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम प्लांट्स में देखते हैं तो जो प्लांट्स असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो वहां पे हम प्लांट के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं यूज करते। हम जब प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वहां पे हम कह रहे हैं प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है, प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो प्लांट के लिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। ध्यान रखना कि प्लांट के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेल्स है जो हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो भी प्लांट्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्लास 11th में दे रखे थे और कुछ क्लास 12th में हमें पढ़ने हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे राइजोम है, राइजोम जिंजर और बनाना में पाए जाते हैं। ध्यान देना,
राइजोम यहाँ बनाना में क्लास 12th में दे रखा है, जबकि शक्कर में क्लास 11th में ही दे रखा है। तो जहां भी आए आपका, चाहे राइजोम में आए चाहे शक्कर में आए, आप बनाना पे जरूर टिक करेंगे। ठीक, इसके अलावा क्या है कि रनर में कितने हैं, रनर में हमको ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, स्टोलन में मिंट एंड जैस्मिन, ऑफसेट में आइकोर्निया और पिस्टिया। आइकोर्निया की स्पेलिंग गलत हो गई है तो ज्यादा बोर्ड में मेंशन कर दीजिए कमेंट में कि सर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखते हैं, ऐसे कैसे पढ़ाते हैं। ऑफसेट में आइकोर्निया और पिस्टिया है, शक्कर में क्या है, बनाना, पाइनएप्पल है, क्रांथियंथेमम है। और ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेल्स हैं जो हमारे प्लांट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। थोड़ी सी झलक देख लेते हैं कि एनिमल्स में कैसे होते हैं। एनिमल्स में जनरली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम पे फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो हमारी जो अगली हेडिंग है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अगर कोई बॉडी टूट जाती है, आधे पे कहीं 2-3 टुकड़ों में टूट जाती है, तो हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए कैपेबल होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, every fragment of a body is capable to grow up in a fully मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जितने भी बॉडी के कितने भी टुकड़े हो जाएं, जितने टुकड़े हो जाएंगे उतने ही उसके नए नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। ऐसे में क्या है कि जैसे हमने देखा है, एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल में क्या क्या है, तो एग्जांपल से हमको याद रहते हैं। एग्जांपल में देखो, हाइड्रा दूसरी बार आ गया, और हमने क्लास 9th में एक नाम पढ़ा था टेप वॉर्म, जिसको हम कहते थे टीनिया, अरे लिखना सब थोड़ा सही रहेगा, टीनिया सोलियम, साइंटिफिक नेम खराब जाएगा, छोटा वाला यस, और इस पे सेपरेटली अंडरलाइंड टीनिया सोलियम। इसको हम लोग टेप वॉर्म भी कहते थे, जो हमारे बॉडी में क्या है, इंडो पैरासाइट है, ये हमारे बॉडी में रहता है। ये भी क्या होता है, अगर कट जाए, टूट जाए या फिर अलग अलग हो जाए, तो फिर इसको भी अलग अलग टुकड़े नए नए ऑर्गेनिज्म में, नए नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअस वॉल्यूम में ही मैच्योर होकर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब एक फुल्ली डेवलप एडल्ट में क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, और फिर अगला ऑफस्प्रिंग खुद पैदा करने के लिए कैपेबल हो सकता है। समझ रहे हैं, मैच्योरिटी का मतलब यह है कि वो अब खुद ही कैपेबल है अपना ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए। इसके पहले हमने प्लांट में क्या पढ़ा था, राइजोम पढ़ा था, शक्कर पढ़ा था। ठीक है, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ये सब जो है, इसमें एक खास बात होती है। इसमें क्या खास बात होती है, ये जहां से भी होते हैं, ये नए नए जो बर्ड एराइज होते हैं ना, यहाँ से जो नया पूरा पूरा प्लांट एराइज होता है, इनमें जो प्लांट एराइज होता है वो नोड से एराइज होता है। कहाँ से एराइज होता है, नोड से एराइज होता है। ठीक है, आप पोटैटो ट्यूबर देखिएगा, मान लो ये पोटैटो है, ऐसा कहीं नोड छोटे छोटे ऐसे बने रहते हैं, फिर यहीं से एक बर्ड निकलता है, ऐसा ग्रीन कलर का एक बर्ड यहीं से निकलेगा हल्का सा, और यही काट के लगा दिया जाता है। फिर क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा नया नया प्लांट डेवलप कर जाता है। ये नोड है, और ये नए बर्ड्स हैं, इनको काट के लगा देंगे और फिर प्लांट पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जिंजर में भी होता है। जिंजर में तो आपको दिखा सकते हैं, जिंजर का मान लीजिए ये छोटा सा टुकड़ा है, ये ऐसा कुछ करके जिंजर, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो जिंजर होता तो। ठीक, ये इसका बड है, और यहीं से कहीं ये नया प्लांट जो है राइज होगा, और यहीं से काट के इसको निकाल देंगे, इसको अलग ले जाके लगा देंगे, तो ये पूरे के पूरे ऐसे नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा। ठीक, चलो, इसके अलावा क्या है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, इसके अलावा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है,
एक प्लांट है जिसको हम ब्रायोफाइलम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अजूबे का पेड़। अजूबा क्यों कहते हैं ये भी आपको जान के बहुत खुशी होगी। तो ब्रायोफाइलम की खास बात क्या है, ब्रायोफाइलम में जो पत्तियां हैं ऐसा कुछ, अरे यार ऐसा समझ लो पत्ती है, ठीक, और इनके हर एक पत्ती से एक एडवेंटिशियस बड निकलता है। एडवेंटिशियस बड का मतलब जब बड नोड से निकलते हैं, रूट से निकलते हैं, स्टेम से निकलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा कहीं से निकलते हैं तो हम उनको एडवेंटिशियस बड कहते हैं। अब ये जो एडवेंटिशियस बड हैं इनका जो यूज है गार्डनर बहुत तगड़े करते हैं। जो लोग इनका पेड़ बेचते हैं वो जल्दी से पत्तियां गिरा के ऐसे ढेर सारे पेड़ तैयार कर लेते हैं, और अलग अलग ये जो बड दिख रहा है ये खुद एक मेच्योर होके एक नए प्लांट में पूरा का पूरा डेवलप कर जाएगा, और नए प्लांट में पूरा का पूरा डेवलप कर जाएगा, फिर उसकी पत्तियां गिरेंगी और अगर प्रॉपर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन उसको मिली तो फिर से ऐसा कोई नया बड निकलेगा। अब हम इसको कहते हैं बड्स, वो थोड़ा सा मार्कर चेंज करके ना, buds arises from notches of leaf। ठीक है, अब इस लीफ के नोचे से जो बड राइज होगा वो क्या करेगा, फुल्ली डेवलप प्लांट में डेवलप निकल के आएगा और खुद एक मेच्योर प्लांट बना सकता है, और खुद एक मेच्योर प्लांट बनाने के बाद फिर से ऐसे ही रिप्रोडक्शन होगा, जिसके कारण क्या है ब्रायोफाइलम बहुत ही तेजी से बढ़ता चला आता है। तो इसमें एक और पॉइंट है वाटर हायासिंथ का, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसके बारे में पूरी चर्चा होगी 12th के लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमको थोड़ा सा इसके बारे में जहाँ बायोमैग्निफिकेशन पढ़ना है उसके बाद ये भी पढ़ना है कि आखिर इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए और कमेंट करते रहिए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक वगैरह भी करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करता रहे और हमको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोले थे ना तहलका मचा दो, एकदम तूफान सा लाओ, एकदम जंगल में आग सी फैला दो। ठीक, इससे क्या होगा, चैनल जो है वो कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएगा, और अगर चैनल एक बार सही जगह पहुंच गया तो ना जाने कितने लोग मिसगाइड किए जा रहे हैं, उन सबको आप बचा सकते हो। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नाउ, एंड थैंक यू, बाय बाय।